आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को ना पढ़ के डायरेक्ट हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं। इसका रीज़न क्या है? मॉडल पेपर के आधार पर जो ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिया था, मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए जो आपके ब्लूप्रिंट में है, यानी मॉडल पेपर के आधार पर। उसके बाद बाकी बचे हुए चैप्टर को भी ऊपर ऊपर से देखकर जाना है। ऊपर ऊपर से देखकर मतलब ऐसे पलटना नहीं है पन्ना, पढ़कर जाना है, ताकि अगर अपवाद में वो चैप्टर पूछ दे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। लेकिन हाँ, उस चैप्टर को डीपली पढ़ना है जो चैप्टर आपके मॉडल पेपर के ब्लूप्रिंट के आधार पर बिल्कुल फिक्स है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कविता के बहाने। इससे आपका 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका कविता के आधार पर होता है वो भी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले, और साथ ही साथ 1 लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, मतलब हर एक तरीके से हम लोग इस चैप्टर को पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो फिर एग्जाम के बाद आपको ट्रस्ट होगा। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे उस समय आप ट्रस्ट करोगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर इस कविता की अगर बात करें, कविता का नाम है कविता के बहाने। जी हाँ, कविता का नाम ही है कविता के बहाने, और इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण सिंह। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कविता के बहाने कुंवर नारायण सिंह। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक एक काव्यांश को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब ये तो हो गया काव्यांश। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये टेंशन होता है कि सर हमने तो इसको कभी पढ़ा नहीं, इसके बारे में हमने 4-5 महीने पहले स्कूल जब ओपन था, कॉलेज खुला हुआ था, उस समय टीचर कुछ बताए थे तो बस थोड़ा बहुत याद है। लेकिन अगर इस तरीके से रहेगा तो इसके उत्तर कैसे लिखना है? देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव वीडियो में बिना कुछ हिंदी अनुवाद किए इसी से आंसर ढूंढ कर बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है काव्यांश में आंसर ढूंढना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आपका? प्रयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से लिया गया है? अच्छा, अब ये जो पंक्तियाँ है यहाँ पर जो लिखी गई है ये किस कविता से लिया गया है? कविता का आपको नाम बताना है। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस कविता के रचयिता कौन है, तो उस समय आपको कविता के लेखक का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कविता के बहाने से इस पंक्ति को लिया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? कविता किसके बहाने एक उड़ान है? अतीत के, बालक के, चिड़िया के या फिर प्रेमिका के? क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लिखना है? देखिए यहाँ पर आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। किसके बहाने? चिड़िया के बहाने। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 चिड़िया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? कविता में कल्पना की उड़ान की तुलना किसके उड़ान से की गई है? कविता में कल्पना की उड़ान की जो तुलना है ना, कंपेयर किससे किया गया है? किसकी उड़ान से किया गया है? अतीत के, बालक के, चिड़िया के या फिर प्रेमिका के? तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप यहाँ पर पढ़े तो आपको वर्ड क्या आया था? चिड़िया आया था ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिड़िया के उड़ान से, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने को कौन नहीं जान सकता है? फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने को कौन नहीं जान सकता है? रसिक व्यक्ति, चिड़िया, कवि या फिर समीक्षक? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिड़िया। कैसे? ध्यान से देखिएगा यहाँ पर पढ़ के। देखिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी यहाँ पर देखिए कवि क्या लिखा है यहाँ पर कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी चिड़िया नहीं जान सकती है। वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया ना, कविता के पंख लगाकर उड़ने के मायने को कौन नहीं जान सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिड़िया नहीं जान सकती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, यहाँ से लेकर कविता के पंख लगा उड़ने से क्या मतलब है? व्यर्थ लिखना, या फिर शब्द अर्थ में विसंगति, या फिर असीम कल्पना करना, या फिर अस्पष्ट करना? तो इसका उत्तर हो जाएगा असीम कल्पना करना। इतना ज़्यादा कल्पना करना कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप उड़ रहे हो पंख लगाकर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट काव्यांश को, और नेक्स्ट काव्यांश देखिए ध्यान से। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के मायने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, कविता फूलों के बहाने क्या है?
गिनना है, खिलना है, मुरझाना है या फिर बहकना है। तो देखिए यहाँ पर कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खिलना। ठीक है, यानी कविता फूलों के बहाने क्या है? खिलना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना मुरझाए क्या महकती रहती है? कविता, सरिता, वनीता या फिर हर्षिता। तो इसका उत्तर हो जाएगा कविता, क्योंकि चैप्टर का नाम ही कविता है तो ज़्यादा तारीफ़े काबिल कविता के बारे में ही शब्द यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत इजी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिना मुरझाए महकने के माने, यहाँ से यहाँ तक ये क्या आपका पंक्ति, बिना मुरझाए महकने के माने में कवि कविता की तुलना किससे कर रहा है? फूलों से, फल से, वृक्ष से, पत्ते से। तो इसका उत्तर हो जाएगा फूलों से। मैंने आपको क्या बताया, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आपको उत्तर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कविता किसके बहाने खेल रही है? बच्चे के बहाने, खिलौने के बहाने, पेंच के बहाने या फिर भाषा के बहाने। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे के बहाने। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो खेल यानी किसके साथ खेल रहा है? तो बच्चों के साथ। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो आप एक दो बार रिपीट करके काव्यांश को पढ़िएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम हॉल में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कविता की तुलना किसके खेल से की गई है? बच्चों के या फिर चिड़ियों के? यहाँ पर भी आंसर मिल गया, बच्चों के खेल से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता किसका खेल है? चिड़िया का, शब्दों का, बच्चों का, फूलों का। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट मत मारिएगा बच्चों का, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। कविता किसका खेल है? तो कविता भाई शब्दों का खेल है। याद रखिएगा, कविताओं में क्या चीज़ होता है? शब्दों का खेल ही ना खेला जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट देखिए, सब घर एक कर देने का आशय क्या है या फिर अर्थ क्या है? भेदभाव या फिर सीमा नहीं रखना या फिर तोड़ फोड़ करना या फिर सीमा में रहना या फिर शोर मचाना। तो सब घर एक कर देने का जो अर्थ है वो आपका, ये आपका सीमा नहीं रखना, कोई लिमिट नहीं रखना। समझ में आया ना? तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका, बिना मुरझाए महकने के माने में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर बिना मुरझाए महकने के माने में, यहाँ पर भी माँ वर्ण आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर भी माँ वर्ण आ रहा है, वर्ण ये वाला। ठीक है, वर्ण और शब्द अलग अलग होते हैं, तो यानी यहाँ पर भी माँ आ रहा है। तो जहाँ पर अगर एक से ज़्यादा वर्ण या शब्द का रिपीटेशन होता है तो उस सिचुएशन में अनुप्रास अलंकार को बोला जाता है, यानी उस जगह पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए, अलंकार को समझाने के लिए एक लॉन्ग वीडियो में आपको बनाकर अगर टाइम मिले तो बता सकता हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन में भी ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा ताकि आपको भी एग्जाम में दिक्कत ना पड़े। अब यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कविता के बहाने कविता के कवि कौन है? कविता के बहाने, अब ये कविता है, अब इस कविता के कवि कौन है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कुंवर नारायण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह से की गई है? पहला इन दिनों या फिर कोई दूसरा नहीं या फिर अपने सामने या फिर चक्रव्यूह। इसका उत्तर हो जाएगा इन दिनों से। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, कविता के बहाने कविता के आधार पर बताए कि किसकी संभावना असीम है? पहला आपका छंद, दूसरा आपका अलंकार, तीसरा आपका रस, चौथा आपका रचना। तो असीम संभावना जो है ना वो रचना की है कविता के आधार पर। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, कविता के बहाने कविता में कवि कविता की किस विशेषता को व्यक्त करना चाहता है? असीम काव्यात्मक या फिर असीम संभावना या फिर खेलने की गति या फिर भाषागत विशेषता। इस कविता में देखा गया है, कविता के बारे में बताया गया है, तो कविता में क्या बोला गया है? इस कविता के आधार पर असीम संभावना को प्रकट किया जा सकता है। इस कविता में असीम, जहां तक लिमिट भी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, कविता की रचनात्मक ऊर्जा से कौन से बंधन टूट जाते हैं? कविता की रचनात्मक ऊर्जा से कौन से बंधन टूट जाते हैं? यानी कविता को जब रचा जाता है, लिखा जाता है और असीमित तरीके से जितना चाहे उतना, तो उस आधार पर कौन सा बंधन टूट जाता है? सीमाओं के बंधन या फिर पारिवारिक बंधन या सामाजिक बंधन या फिर गठबंधन। इसका उत्तर हो जाएगा सीमाओं के बंधन। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, कविता के बहाने कविता में किन सीमाओं के टूटने की बात की गई है? घर यानी स्थान या फिर भाषा या फिर समय या फिर ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी के कविता में सीमाओं के टूटने की बात की गई है, यानी घर भी, भाषा और समय भी। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका, किसकी उड़ान सीमा के बंधनों से मुक्त होती है? किसकी उड़ान सीमा के बंधनों से मुक्त होती है? कवि की, चिड़ियों की या कविता की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कविता की। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया की उड़ान की सीमा है। चिड़िया कहीं ना कहीं एक सीमा, एक हद तक उड़ सकती है,
लेकिन क्या किसी सीमा से बंधा नहीं होता है। लेकिन क्या ऐसा क्या चीज़ है जो लिमिट में नहीं रहता है, किसी भी सीमा में बंधा नहीं रहता है। कवि की कल्पना या फूलों की खुशबू या फिर प्रदेश की भाषा या फिर ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा कवि की कल्पना, क्योंकि कवि कितना कल्पना करेगा ये हम सोच भी नहीं सकते। जबकि फूलों की जो खुशबू है ना वो कब तक रहेगी, जब तक वो मुरझा नहीं जाए। प्रदेश की भाषा, ये तो भाई अलग तरीके से अलग प्रदेश में भाषाएं बोली जाती है। तो हो सकता है अगर किसी प्रदेश में बाहरी लोग आकर अगर बस जाए, जैसे हमारे देश में, भारत देश में कितने बाहरी लोग आए, अलग अलग भाषा भाषी लोग आकर बसे, तो भाषा भी जो है ना वो प्रदेश की भाषा एक लिमिट तक है, ठीक है, पूरी सीमा नहीं है। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा कवि की कल्पना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कवि के अनुसार क्या शाश्वत है। पहला ऑप्शन आपका चिड़ियों की उड़ान, कविता का भाव, फूलों की खुशबू या फिर जीवन आयु। इसका उत्तर हो जाएगा कविता का भाव। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। ये जो पंक्ति लिखा गया है ध्यान से समझिए, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने से कवि का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। बच्चों का खेलकूद से मतलब है, या फिर बच्चों का आत्मीयपूर्ण व्यवहार से, या फिर बच्चों का नटखटपन से, या फिर बच्चों की सतरंगी कल्पनाएं से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बच्चों का आत्मीयपूर्ण व्यवहार से। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें ध्यान से समझिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने और खिलने से, देखिए इसका उत्तर है, कवि ने चिड़िया के उड़ने और फूल के खिलने को कविता से जोड़कर चित्रित किया है। यानी कवि जो है वो इस कविता में चिड़िया के उड़ने से और फूल के खिलने से इस कविता से जोड़कर चित्रित किया है, इस कविता की रचना की है। वस्तुतः उड़ने और खिलने का कविता के प्रभाव से संबंध है। अपनी रचना प्रक्रिया में कविता भावों की उन्मुक्त उड़ान भरती है। यानी इस कविता में जो है वो भाव जो है ना, कविता का जो भाव है वो एक उन्मुक्त उड़ान भरती है, तथा प्रभाव विस्तार में कविता देश काल से परे मानव मात्र को ब्रह्मानंद सुख प्रदान कर खिलती है। और इस कविता का जो विस्तार है वो पूरे देश और काल और पूरे मानव संसार में एक सुख के जैसा पूरे संसार में खिलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर इसका, फूलों की तरह कविता खिलती है। कविता जो है वो फूलों की तरह खिलती है परंतु मुरझाती नहीं है। फूल तो मुरझा जाते हैं, कविता कभी भी मुरझाती नहीं है, सदा ताज़ा बनी रहती है, उसकी महक बरकरार रहती है। कवि कहना चाहता है कि फूल तो मुरझाने के साथ अपनी महक बिखेरना बंद कर देते हैं। जैसे ही फूल मुरझा जाते हैं उससे सुगंध आना बंद हो जाती है, लेकिन कविता के संदर्भ में मुरझाना होता ही नहीं, इसलिए कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। यहाँ कविता के शाश्वत चिरकालीन प्रभाव की ओर संकेत है। यानी कविता जो होता है वह एक शाश्वत होता है और बहुत ही पुराने काल से भी इसका प्रभाव होता है। इसका मतलब है, जैसे ये वर्ड आप मत लिखिएगा ये लाइन, क्योंकि इसी का मतलब यहाँ पर बोला गया है। देखिए तात्पर्य का मतलब क्या होता है, इसी का अर्थ, तो आप यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, यहाँ से समझिएगा। मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि कविता कितनी भी पुरानी हो जाए, कितना भी पुरानी क्यों ना हो, वह पहली बार पढ़ने वाले तथा बार बार पढ़ने वाले के लिए भी हमेशा तरोताज़ा एवं नया अर्थ देने वाली होती है कविता। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर इस तरीके से लिखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बिना मुरझाए महकना सब घर एक कर देना। बिना मुरझाए महकना सब घर एक कर देने का आशय स्पष्ट करे। देखिए इसका उत्तर है, पहले यहाँ पर देखिए ये आपका बिना मुरझाए महकना है, इसका उत्तर यहाँ पर है। देखिए मिस प्रिंट हो गया है, उल्टा प्रिंट हो गया है। सबसे पहले आपको ये वाला लिखना होगा, ठीक है, ये वाला ऊपर लिख दीजिएगा, इसको फिर नीचे। तो देखिए बिना मुरझाए महकना, इसका क्या है आशय, फूलों की तरह कविता खिलती है, फूलों की तरह कविता खिलती है परंतु मुरझाती नहीं है, सदा ताज़ा बनी रहती है, उसकी महक बरकरार रहती है। इसका मतलब ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। बिना मुरझाए महकना का मतलब जो कविता है वो फूलों की तरह खिलती है लेकिन मुरझाती नहीं है, सदा वह ताज़ा बनी रहती है और महकती रहती है बरकरार। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब सब घर एक कर देने का, इसका मतलब है जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की कोई भी सीमा नहीं होता है, लिमिट नहीं होता है, ठीक है, सीमा का स्थान नहीं होता है, उसी प्रकार कविता में भी कोई भी बंधन नहीं होता है। आप मन करे आपको अलंकार डालिए, मन करे आपको कोई भी वर्ड डालिए, मुहावरे डालिए, कुछ भी कीजिए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रचना कर सकते हो कविता का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के मायने क्या है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया इसका उत्तर, सब घर एक कर देने का। तो एक लाइन यहाँ से आपको लिखना है, उसके बाद फिर कुछ अपने से बना दीजिएगा, उतना टेंशन नहीं लेना है। फिर भी मैं आपको आंसर पढ़ के बता दे रहा हूँ। कवि का कथ्य, देखिए लोग बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ बोलते हैं, कोई भी पॉइंट वाली बात बोलते हैं तो उसमें तथ्य होता है, लोगों के बातों में तथ्य होता है और कविता में
कथ्य होता है। तो कवि का कथ्य है कि यानी कहना है कि चिड़िया की उड़ान या फूल के खिलने की तरह कविता का प्रभाव सीमा में बंधा नहीं होता, बल्कि वह तो बच्चों के खेल की तरह एक दो घर तक नहीं, देश काल को लांग सब काल सब देश को एक कर देता है। कविता रूपी शब्दों के खेल में भाषा, छंद, अलंकार आदि बंधनों की सीमा टूट जाती है और रह जाती है तो केवल कविता की ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कवि ने कैसे समझाया कि कविता के प्रभाव की कोई सीमा नहीं होती है। या फिर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि कविता के खेल क्यों कहा गया है, कविता को खेल क्यों कहा गया है। तो दोनों का आंसर सेम ही है। देखिए, कविता को कवि बच्चों के खेल के समान मानता है। बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का कोई भी स्थान नहीं है। कविता शब्द का खेल है। कविता जो है वो शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है, भी वर्ड इसमें उपस्थित होते हैं। कविता पर कोई बंधन नहीं लागू होता। इसमें ना घर की सीमा होती है और ना भाषा की सीमा होती है। तो ये समझ में आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कवि ने किस किस बहाने से कविता की बात की है। तो देखिए यहाँ पर मतलब आपको बताना है कि इस कविता में किस किस चीज़ों का यूज करके कविता को प्रदर्शित किया है, फोकस किया है। तो कवि ने चिड़िया, फूल और बच्चों के बहाने कविता की अमरता की बात की है। चिड़िया की उड़ान, फूलों का खिलना तथा बच्चों के खेल से कविता पर चर्चा की गई है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इसको 1 से 2 बार रिवीजन के तौर पर वीडियो को देख लीजिएगा और खुद से लिखकर, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, खुद से लिखकर नोट्स क्रिएट कीजिए। 2 से 4 दिन जो आपके पास टाइम बचा हुआ ना, इसमें आपको लिखना है। जितना हाथ दर्द दे लेकिन फिर भी लिखना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको टाइम दिया रहेगा, उस लिमिट टाइम में आपको लिखना है और एक तो प्रेशर रहेगा। तो उस प्रेशर को पहले ही आप घर में झेल लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।